नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात आरएसएस के रोड मैप की। आखिर क्या है आरएसएस का रोड मैप? पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम ने कहा, ऐसे महान पर्व पर 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था। राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। मोदी ने कहा, दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है। स्वयंसेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, हमें इससे सतर्क रहना है। उन्होंने कहा, 1962 के युद्ध के समय स्वयंसेवकों ने सीमा पर जवानों की मदद की। 1971 के युद्ध के बाद में देश में आए लोगों को सहायता दी। 1984 के दौरान सिख दंगों के पीड़ितों की मदद की। अपने गठन के बाद से ही आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयासरत रही है। आज़ादी के संघर्ष के दौरान आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जेल गए और उनके साथ संगठन के कई सदस्य भी गए। मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई स्वतंत्रता सेनानियों को शरण दी। दिलचस्प बात यह है कि पीएम ने स्मृति डाक टिकट की महत्ता बताते हुए सीधे तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कनेक्शन जोड़ दिया। पीएम ने कहा कि 26 जनवरी की परेड अहम होती है और 1963 में संघ के स्वयंसेवक भी आन बान और शान से परेड में शामिल हुए थे। उस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू कनेक्शन से कांग्रेस नेताओं के लिए भी सीधे विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। कई बातों में निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अंततः यह तो स्पष्ट कर ही दिया कि आरएसएस का राष्ट्र निर्माण में कितना अहम योगदान है और राष्ट्र चेतना का अवतार है आरएसएस। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। पीएम इसमें शामिल हुए, उन्होंने इसके बारे में बताया और घुसपैठिए शब्द का भी जिक्र कर उन्होंने इस रोड मैप के बारे में बताया कि उनके पास रोड मैप है। चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब जुड़े हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत शशिकांत तिवारी साहब आप ही के साथ। एक वक्त था, अब उस वक्त को आप माने ना माने वो बात अलग बात है, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसका प्राकट्य भी थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश की भी राजनीति के हिसाब से देखने में मिला, जब योगी साहब को उतनी बैकिंग या कहा जाता था कि पीएम मोदी और अमित शाह के तरफ से उतनी नहीं है, खटपट के भी खबर आते थे। लेकिन अब जब से लाल किले के प्राचीर से आरएसएस का नाम सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लिया और अब शताब्दी समारोह में भी शामिल होकर उन्होंने घुसपैठियों के रोड मैप की बात की, तो अब यह माना जाए कि जो भी द्वंद्व था वह सब खत्म हो गया, संशय के बादल छट गए। अब आरएसएस और बीजेपी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यदि था भी तो। देखिए, आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन है और ये सब सौभाग्य हम लोगों का कि भारत जैसे देश के राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से अपनी भूमिका निभाता आ रहा है। इस साल उनके शताब्दी वर्ष मनाए जा रहे हैं और 25 के बाद 26 में भी एक वर्ष तक कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसे कुछ क्रिएटिव कामों को अपने हाथ में लिया है कि 26 में भी 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी एक वर्ष कुछ क्रिएटिव काम देश में करने का उन्होंने संकल्प लिया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों में राष्ट्र के निर्माण को क्रमशः धीरे धीरे राष्ट्र के निर्माण का काम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का काम किया। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से 95 लाख के करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। और जिस दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ है उस दिन से निरंतर उनकी शाखाएं बढ़ी हैं और निरंतर लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। आज 100 वर्ष में करोड़ों लोग उससे प्रभावित हैं और राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। कितना सुखद बात है कि पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि अपना तन मन धन तीनों लगा करके, अपना उम्र अपना जवानी सारा लगा करके लोग राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। ना तो पैसे कमाने की चिंता, ना तो उस राह की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो चल पड़ते हैं एक झोला टांग करके और राष्ट्र निर्माण के कामों में लगे। आरएसएस वह संगठन है जो युद्ध में भी, भूकंप में भी और जहां भी आपातकाल स्थितियां देश में आती हैं उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक ही मोदी जी ने कहा कि 1963 में जब परेड में भी नेहरू जी ने मौका दिया था तो आरएसएस ने परेड भी किया था 26 जनवरी को। कालांतर में कुछ पार्टियों ने आरएसएस के ऊपर समय समय पर आक्षेप करते रहते हैं, जबकि ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से संबंधों पर आपने बात किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्र निर्माण को ही अपना वह मूल वाक्य मानती है कि हमको राष्ट्र निर्माण करना है। तो आरएसएस जो है संघ का जो मूल वाक्य है कि राष्ट्र निर्माण, तो वही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण में कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार हैं उस तरीके से हम उनको आगे लेकर के बढ़ते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण का है। उसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कहीं कोई कंफ्लिक्ट वाली बात नहीं। सीधा है कि वो राष्ट्र निर्माण वो भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, इसलिए विचारों में तालमेल है और वही रास्ता है विकास का। राष्ट्र के विकास का रास्ता भी वही है। ठीक, हर व्यक्ति चाहता है। हमारे 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि राष्ट्र का विकास हो। आज मोदी जी ने जो काम किया, अद्भुत काम किया कुणाल जी, पूरा देश देख रहा है कि सिक्के पे भारत माता की तस्वीर पहली बार छपी। भारत माता से यह राष्ट्र के 140 करोड़ लोग प्यार करते हैं, उस भारत माता का तस्वीर सिक्के पे आज मोदी जी ने पहली बार उसका विमोचन किया है, जो सिक्के पे आया है और डाक टिकट जारी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के जो विचार हैं तो राष्ट्र निर्माण के, उसको लेकर के आगे बढ़ती है और राष्ट्र निर्माण उसमें अपनी भागीदारी निभाती रहे। ठीक है, भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर सब बदलने के लिए नए तस्वीर नए तकदीर की ओर बात कही जा रही है, बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस सब के मध्य के बीच अशोक तिवारी साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है। वह सवाल यह है कि 3 मुख्य बिंदु निकलकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने आए। एक सबसे बड़ा फैक्टर घुसपैठिया। उन्होंने कहा आरएसएस के पास इसका रोड मैप है, हम उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। दूसरा, 100 साल पहले यह महज संयोग नहीं था कि दशहरे के समय इसका निर्माण हुआ था। और तीसरा कि सदैव राष्ट्र निर्माण के प्रति तत्पर रहता है आरएसएस। आपको लगता है इन तीनों बातों को कर कर आगे भविष्य की राजनीति के लिए, उस गठजोड़ के लिए आरएसएस बीजेपी, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, आप भले उसमें डिस्प्यूट खोजने की कोशिश कीजिए, लेकिन सतही तौर पर सब कुछ ऑल इज वेल लग रहा है। आपको लग रहा है अब फिर से यह जो फेविकॉल का जोड़ जिसमें दरार की खबरें आ रही थी, वो इस कदर जुड़ा है कि आगे आने वाली राजनीति में विपक्ष, खासकर आपके लिए, कांग्रेस के लिए, आपके सहयोग के लिए थोड़ा चुनौती भरा या चैलेंजिंग रहने वाला है, या इससे पार पा जाइएगा? देखिए सर, हम जनता के लिए आज कार्य कर रहे हैं, जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि अति आवश्यक है। आज हम नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के आय की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पिछड़ों का जिस हक मारा जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस कदर प्राइवेटाइजेशन हुआ है और स्वदेशी पता नहीं कहाँ चला गया। आरएसएस चिल्लाती रहती थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बड़े बड़े घरानों को दे दिए गए सारे कारोबार, आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया।
पिछड़ों का हक मार दिया गया, दलितों का हक मार दिया गया, रोजगार गायब कर दिए गए स्क्रीन से पूरी तरह से। आज नौकरियां सरकारी है ही नहीं, अभाव हो गया, टोटा हो गया, नौकरियां खाली पड़ी हैं लेकिन भरी नहीं जा रही हैं। तो सवाल इस बात का है, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में रोजगार के लिए, महंगाई 8 साल में कमर तोड़ दिया मोदी जी ने। जिस तरह से जीएसटी भारी रकम लगाया, अब राजेश खन्ना की फिल्म के तरीके से जैसे उन्होंने रोटी का दाम 3 गुना कर दिया था, अभी 2 गुना कर दिया था, थोड़ा सा जो है कम करके और अपनी पीठ सतवा रहे हैं, पूरे देश में आज प्रचार कर रहे हैं इस चीज का। जनता क्या नासमझ है क्या? जनता आज जनजी का जमाना आ गया है, आज नौजवानों का जमाना है। मोदी जी खुद कहते हैं कि आज हमारा देश युवा देश है और युवाओं को जो है समझ आती है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं युवा। आज टैलेंट है हमारे देश के अंदर, वो समझ पाते हैं कि आप कोई चीज का दाम 8 साल बढ़ाए थे, आप क्यों कम कर रहे हो। जब सर से पानी ऊपर हो गया, उनको लगा कि तमाम आंदोलन खड़े हो जाएंगे महंगाई को लेकर के, तब जाकर के कानों में जुड़ेंगी इनके। जहाँ तक आरएसएस की बात करते हैं आप, जहाँ तक ये घुसपैठिये की बात करते हैं, जो आपका पहला सवाल था, घुसपैठिया पैदा कहाँ से हुए? आज सरकार 14 से आती है, 14 की पहले की बात छोड़ दीजिए, 2014 से आप ही आप हैं। आज 25 हो गया, 11-12 साल होने को आ रहा है, 11 साल हो गया पूरी तरह से। आज इतने वर्षों से आपके शासन है, घुसपैठिया कहाँ से आ रहे हैं? आपका शासन फेल है क्या? आपकी सुरक्षा फेल है क्या? आपका इंटेलिजेंस फेल है क्या? आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, कहाँ से आ रहे हैं? आप उसका रोना रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, जनता को समझ आ रहा है, घुसपैठिया का रोना। ये चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी करने की बात है। वोट चोरी चाहते करना, जन समर्थन खो चुके हैं, जनाधार खो चुके हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। तो आप वोट चोरी के बल पर जीतना चाहते हैं। बिहार जीतना चाहते हैं, महाराष्ट्र में आपने किया, कर्नाटका में किया, उत्तर प्रदेश में भी किया और आगे भी करना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि ये सब बातें आज का जनरेशन समझ रहा है, युवा जनरेशन है, उस मानसिकता का नहीं है जो कि दास्ता गुलामी का मानसिकता रखता था पहले कभी। आज हालात ये है कि आज सभी सारी बातें जनता में जा रही हैं। चाय की दुकानों, पान की दुकानों पर चुनाव आयोग की चर्चा हो रही, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, चर्चा हो रही है। आज सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को आधार कार्ड को जोड़ना पड़ रहा है 12वें नंबर पर। आज सर्वोच्च न्यायालय को 65 लाख लोगों का नाम उजागर करने की बात कही जा रही है। ये सारी बातें चर्चा का विषय है, उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है। अशोक तिवारी साहब, चर्चा का विषय है, चर्चा आप करिए, लेकिन इस चर्चा को करके हासिल क्या कर पाइएगा? जब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों साथ में बहुत ज्यादा ताकतवर है, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखिए, तो कैसे उनसे पार पाइएगा? ये अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए सर, आरएसएस के विषय में मैं क्या बोलूं? आरएसएस कहता बहुत कुछ है, लेकिन करता क्या है ये जनता जानती है, समझती भी है जनता। और आरएसएस का इनका क्या मैटर है, ये भी चर्चा का विषय रहा है, आगे भी रहेगा। क्योंकि मोदी जी का तरीका तानाशाही का तरीका है, मोदी जी का तरीका स्वयं मनमानी करने का तरीका है। और आरएसएस का उनका क्या मनमुटाव है ये मोदी जाने, आरएसएस जाने, इसके बीच में हमको पढ़ना नहीं है, ठीक, पढ़ना चाहते भी नहीं है। ठीक, सच्चाई ये है देश इस समय करा रहा है, पीड़ा से करा रहा है, बेरोजगारी की पीड़ा से करा रहा है, किसानों के दुर्दर्द की पीड़ा से करा रहा है। ठीक, आज महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही, इसके लिए करा रहा है, महंगाई बेशुमार है, करा रहा है, दलितों का हक छीना जा रहा है। ओके, इसके लिए पूरा देश उत्तर प्रदेश बेकरार है। ओके, और 2027 में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार की विदाई करने जा रहा है। ओके, रतन तिवारी साहब, इन तमाम चर्चाओं के बीच एक सवाल जो आपके लिए बहुत अहम है और जवाब देना भी, कि पीएम ने अपने उल्लेख में कहा कि 26 जनवरी की जो परेड है वो अहम होती है। 1963 का हवाला दिया, जब उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक भी आन बान शान में उस परेड में शामिल थे और उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे। अब ये जो नेहरू कनेक्शन भी फिर से जोड़ लिया गया है एक अलग अंदाज में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रतन तिवारी जी सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। एक बार सवाल रिपीट करेंगे? मैं सवाल यही दोहरा देता हूं एक बार फिर से आपके लिए। पीएम मोदी ने उल्लेख किया है कि 26 जनवरी की परेड में 1963 में स्वयंसेवक आन बान शान से शामिल हुए थे और उस समय तो तब के प्रधानमंत्री नेहरू थे।
तो इस बार इस एंगल से नेहरू कनेक्शन को प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ दिया है आरएसएस के साथ। इस पर क्या कहना है? ऐसे में कुछ कह भी पाइएगा? देखिए, मैं शुरू से एक ही स्टैंड पे हम लोग कायम हैं कि प्रधानमंत्री को आज आरएसएस की इतनी याद क्यों आ रही है। लाल किले के प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना, लगातार आरएसएस की तारीफ करना, लगातार आरएसएस की बात करना, तो क्या उनको आरएसएस ने अंदर खाने से उनको संकेत दिया है कि अगर आरएसएस को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो हम आपको धराशायी कर देंगे? नंबर 2, नेहरू जी को यही लोग कोसते आ रहे हैं, गाली देते आ रहे हैं, गांधी परिवार को कोसते आ रहे हैं। ठीक है, उस समय अगर आरएसएस था, आरएसएस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये देश को मालूम है, लेकिन उस समय आरएसएस अगर था, अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो एक प्रधानमंत्री के नाते आरएसएस से उनका मिलना जुलना रहा होगा, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आरएसएस को बैन करने का काम सरदार वल्लभ भाई ने किया और आरएसएस लगातार इस देश के गतिविधियों के खिलाफ काम करता रहा है। अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे हैं और अंग्रेजों के समर्थन में उतरते रहे हैं। मैं तो बार बार भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि मुझे एक नाम ऐसा बताइए जो इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ा हो, जिसने अपनी कुर्बानी दी हो, जिसने अपना खून बहाया हो, और खून तो छोड़िए, अपने नाखून का छोटा सा टुकड़ा इस देश के लिए अगर कटवाया हो, तो मुझे आरएसएस से आए हुए एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, मैं इसी चैनल पे सर को झुका के उन्हें सल्यूट कर लूंगा। सवाल तो अहम आपने पूछ ही लिया है। तो तिवारी साहब, शशिकांत तिवारी साहब, अब देखिए सवाल पूछे हैं, कोई है गिनती में तो बता दीजिए। 2 छोटे छोटे सवाल मेरे हैं, उसके साथ उसमें भी जवाब दे दीजिएगा शशिकांत साहब। एक ये कि प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं, बैठते हैं। मैं स्पष्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, यदि वो किसी मंच पर किसी पार्टी, किसी बैनर या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के साथ यदि वह खड़े होते हैं, तो एक संदेश जाता है कि वो उनके प्रति थोड़े से इंक्लाइंड हो सकते हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र निर्माण की आप बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को ऐसा नहीं लगेगा कि यदि आप बात कर रहे हैं आरएसएस के मंच पर तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो सकता है क्या? क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक है। पहला सवाल इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा, और जो सवाल तिवारी साहब ने आपसे पूछा है, यदि संज्ञान में कोई हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए, पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण की बात करता है। आपने हिंदू शब्द उसमें जोड़ लिया, ठीक बात है। हिंदू इसी देश का नागरिक है, राष्ट्र का नागरिक है। हिंदू के साथ साथ आरएसएस में मुस्लिम मंच भी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसका नाम। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी मुसलमानों, जो राष्ट्र भक्त मुसलमान है, जो भारत माता की जय बोलने वाले मुसलमान है, या जो भारत माता की इज्जत करते हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, वो सबको जोड़ने का काम करता है। तो ऐसा किसी को इनसिक्योर महसूस करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे लोग भड़काएं कि इनसिक्योर महसूस करो, तो उसमें इनसिक्योर महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसका ताजा उदाहरण है कि अभी महीना नहीं बीता कि मोहन भागवत जी ने कहा कि जो मुसलमान हमारे भाई, मुसलमान है वो हमारे भाई है। हमारा विरोध मुसलमानों से नहीं, हमारा विरोध आक्रांताओं से। उसमें मैं अपने तरफ से एक लाइन जोड़ देता हूं कि हमारा विरोध घुसपैठियों से, हमारा विरोध जिहादियों से। अब आइए कि जब राष्ट्र निर्माण की बात हो रही तो पूरा राष्ट्र, पूरा हमारे जो मुस्लिम है वो भी हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। तो सबको मिल करके राष्ट्र के निर्माण में लगना चाहिए, किसी को यह इनसिक्योर महसूस नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात की देखिए, कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि लोगों ने तो देश विरोधी काम करते हैं। ये तो कांग्रेस ने तो 2 ही काम किया सदैव, या तो घोटाला किया लंबे समय तक, इतिहास है जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, और या वो मंच लगा करके, बड़े बड़े मंच लगा करके ये लोगों ने केवल आरएसएस का विरोध किया। सरकार, जनता का पैसा सरकार की मंच लगा करके इन लोगों ने केवल आरएसएस का विरोध किया। अंततः कालांतर में चल करके लोगों को महसूस हुआ कि नहीं भाई, ये जो आरएसएस संघ के लोग हैं, ये तो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। ये तो आरएसएस का एक आदमी कांग्रेस के भी खिलाफ कभी नहीं बोलता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है। सदैव वो कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कि हमको इस तरह से करना चाहिए, हमको भारत माता की जय बोलनी चाहिए, हमको राष्ट्र निर्माण की बात सदैव करते हैं। भगवत ध्वज के वो झंडे के नीचे कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्र है। अब आइए, जैसे हमारे साथी कह रहे थे, जरा समाजवादी पार्टी के साथी भी कह रहे थे कि बड़ी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में खास करके। अरे भाई, तुम समस्याएं तो थोड़ा सा सड़क पे उतरते, आप तो टिकट बांट रहे हैं।
तो आप तो चुनावी मोड में है सदैव, अभी भी आप चुनाव ही लड़ रहे हैं। इसमें अभी जितनी देर बोले हैं वो चुनावी मोड में ही बोले हैं कि जनता जो है फैसला लेके तो जनता बदलाव करे। अरे भाई, चुनाव लड़ने से थोड़ा बाहर आओ, कुछ राष्ट्र निर्माण की बात करो। ठीक। इनके यहाँ तो कोई इस तरह का कोई विंग भी नहीं है। कुणाल जी, अंतिम एक लाइन, 30 सेकंड बोलिए। समाजवादी पार्टी में तो ऐसा कोई विंग भी नहीं है कि जो सेवा की बात करे। हाँ, एक मैं ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस में एक सेवा दल, लेकिन सेवा दल को जिसने भी बनाया, जिस राजीव गांधी ने बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया, इसलिए बनाया होगा कि देश की सेवा करें। लेकिन सेवा दल केवल अब नाम मात्र का रह गया है। उसमें 2-4 जो पदाधिकारी होते हैं, केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी जहाँ जाते हैं वहां वो सैल्यूट मारते हैं। इसके अलावा सेवा दल देश के निर्माण में कहीं कोई भूमिका नहीं है। अरे भाई, कुछ तो आप लोग करो, कुछ तो राष्ट्र की बात करो। आप कहोगे केवल विरोध करेंगे ये लोग, केवल विरोध। ठीक है तिवारी तो साहब, ये नहीं, ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है अशोक तिवारी साहब, केवल विरोध से नहीं चलेगा। और इन सब के बीच एक सवाल में, चूंकि भागवत साहब का उन्होंने जिक्र कर दिया था तो मैं छेड़ ही देता हूं। आप बहुत उम्मीद में थे कि 75 वाला फैक्टर मोदी साहब के ऊपर लागू होगा। अब तो ग्रीन सिग्नल आरएसएस के तरफ से भी आ गया, इधर से उनके लिए भी ग्रीन ही सिग्नल है। तो मान लिया जाए कि अब जैसे चलेगा वैसे चलेगा। बोलिए। देखिए सर, ये 75 वाला जो फैसला है जनता के ऊपर है। हाँ, ये जनता देख रही है। ये आरएसएस का कोई लेना देना, मतलब आरएसएस का भी कोई अर्थ नहीं है और मोदी जी का भी कोई अर्थ नहीं है। मोदी जी ने जो लागू किया था आडवाणी जी के ऊपर, ये कोई ऐसा संवैधानिक नियम भी नहीं है। मोदी जी ने स्वयं भी लागू किया था आडवाणी जी के ऊपर, जोशी जी के ऊपर। हाँ। अब वो अपने ऊपर लागू नहीं किया मोदी जी ने। तो मोदी जी का चरित्र है, मोदी जी का दोहरा चरित्र है, और दोहरा चरित्र जनता जानती है। जनता के सामने मोदी जी की कलई खुल चुकी है सर। मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी में खेल किया है, जिस प्रकार से जो है जनता के साथ खेल किया है, लुभावनी बातें करके के जनता को ठगा है, जिस तरह से जो है बहुत ही महंगाई की बाल मार करके आए थे 14 में, और फिर 5 साल बाद 19 में फिर समय मांगा था, और 24 में तो एन के प्रकार सरकार जोड़ तोड़ के बन गई है। सच्चाई है, 24 में ही उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया इनको उत्तर प्रदेश ने 24 में ही हरा दिया, गद्दी से उतार दिया। पूरे देश में मिला करके जोड़ तोड़ करके किसी तरह से गुंजाइश करके चुनाव आयोग का भी सहारा लेकर के सरकार बना लिया इन्होंने, लेकिन जनता ने नकार दिया 24 में इनको। सच्चाई ये है कि जो है जनता के सामने अब कलई और खुलती जा रही धीरे धीरे जनता के सामने इनका चेहरा सामने आ रहा है। इनका चेहरा जो है रोजगार पैदा करने वाला नहीं है, इनका चेहरा मलाई खाने वाला है। ये जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये जो करते हैं वो कहते नहीं है। इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और इसके सबक जनता इनको 27 में देने वाली है। उत्तर प्रदेश में ये बौखलाए हुए हैं योगी जी, इस समय धर्म और जो है हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। ठीक है तिवारी और साहब, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, भेदभाव चला रहे हैं, ओके तरह तरह के भेदभाव कर रहे हैं। ओके, क्विक क्लोजिंग रतन तिवारी साहब से भी लेंगे। अब देखिए, शशिकांत तिवारी साहब बोले कुछ तो कीजिए। अब अशोक तिवारी साहब कर रहे थे कुछ करते हैं, कहते नहीं है, कहते हैं करते नहीं है। और इन सबके बीच रतन तिवारी साहब आप क्या कहते हैं, बताइए। क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए। कुणाल भाई, हम एक ही चीज कहेंगे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने 5 मिनट का लंबा भाषण दिया, लेकिन मेरा जो सवाल था कि आरएसएस के 2 लोगों का नाम बताइए जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून बहाया हो, अपना नाखून कटाया हो, अपनी जान लुटाई हो। ये नहीं दे पाए। इन्होंने कांग्रेस सेवा दल की बात की। कांग्रेस सेवा दल के इतिहास को ये नहीं जानते। कांग्रेस सेवा दल का लंबा इतिहास रहा है, 100 वर्ष पूरे कर चुका है। और कांग्रेस सेवा दल के प्रथम अध्यक्ष अगर कोई बना, वो पंडित नेहरू जी बने, महात्मा गांधी बने, सुभाष चंद्र बोस बने, राजेंद्र प्रसाद बने। उन लोगों ने देश की सेवा में अपनी जान लुटाई है, देश की सेवा में उन्होंने अपना खून बहाया है। देश की सेवा में कांग्रेस सेवा दल का महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं आपको बताऊं, अंग्रेज चिट्ठी तक लिखे थे, इस कांग्रेस सेवा दल को पूरी तरीके से कमजोर किया जाए, बैन किया जाए, नहीं तो देश आजाद हो जाएगा और कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो जीत जाएगी। तो कांग्रेस सेवा दल के इतिहास को इनको समझना पड़ेगा। इस तरीके से चैनल पे बैठ के बचकनी अगर बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को अच्छा लगता होगा, दर्शक हंसते होंगे। कुणाल जी, ठीक, ऑन दिस नोट, और एक छोटा सा रिएक्शन आपसे तिवारी साहब, बहुत जल्दी 30 सेकंड में दे दीजिएगा। बीजेपी और आरएसएस के इस क्लोज, वेरी क्लोज कनेक्शन से आपको कोई थ्रेट महसूस हो रहा है आने वाले समय में? नहीं, कोई थ्रेट नहीं है। और ये देखिए, सेवा, वही तो मैं इनसे पूछ रहा था कि सेवा दल कहाँ चला गया। नहीं, हाँ, रतन तिवारी साहब, आपको कोई थ्रेट लग रहा है?
मैं तो बार बार इनसे कह रहा हूँ कि हाँ। इनका आरएसएस का मुख्य पत्र में एक बड़ी खबर आई थी, इनको पता है, उसमें लिखा गया था साफ साफ हाँ। कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व के एजेंडे पे सिर्फ चलते रहेंगे हाँ। और मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसके लिए जमीन पे उतरना होगा, जमीन पे काम करना होगा, ठीक। तभी भाजपा कुछ कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की इजाज़त देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे आरएसएस के बारे में बातचीत करने के लिए और लगभग यह तय कर दिया कि घुसपैठियों के प्रकरण पर आरएसएस के रोड मैप के साथ सरकार खड़ी है और उससे निपट भी रही है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।